जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा एंशिएंट हिस्ट्री पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमारा चल रहा है गुलाम वंश। गुलाम वंश के दोस्तों अंतिम योग्य शासक जिनका नाम है बलबन। तो दोस्तों आज हम जानेंगे बलबन और साथ ही में कैकुबाद और गुलाम वंश के अंतिम शासक अर्थात शमसुद्दीन क्यूमर्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों एक अंतर आपको ये समझना है, ये जो बलबन है दोस्तों गुलाम वंश के अंतिम योग्य शासक है। योग्य मतलब राज्य के लायक है, यानी इनके अंदर राज्य के हर एक गुण विद्यमान थे। तो गुलाम वंश के अंतिम योग्य शासक कौन थे दोस्तों? ये था बलबन। और गुलाम वंश का अगर पूछता है अंतिम शासक कौन है तो शमसुद्दीन क्यूमर्स को बताइए। क्लियर है? अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स और अंतिम योग्य शासक बलबन। क्लियर है? तो जानते ही दोस्तों गुलाम वंश में आप लोग जानते ही हैं कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, साथ ही में दोस्तों बलबन। ये चार ऐसे शासक हुए जो कि योग्य थे और जो भी शासक थे दोस्तों वो अयोग्य थे। क्लियर है? तो इस तरीके से गुलाम वंश इन्हीं चार के योगदान से दोस्तों ये इतिहास में अपना एक अहम स्थान रखा है। तो दोस्तों आज की जो चर्चा होने वाली है हमारा बलबन पे होगा। दोस्तों बलबन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बलबन जो है ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बताया था जो नासिरुद्दीन महमूद था यानी शमसी वंश का अंतिम शासक, तो नासिरुद्दीन महमूद की दोस्तों अचानक मृत्यु हो गई। अचानक मृत्यु हो गई दोस्तों, और साथ ही में नासिरुद्दीन महमूद की कोई संतान ना होने की वजह से दोस्तों जो बलबन है वो गुलाम वंश का अगला शासक बना। दोस्तों इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? ये पॉइंट जानते रहिएगा, उलुग खां के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। उलुग खां की उपाधि इसे किसने दिया था? तो उलुग खां की उपाधि जो है दोस्तों इसे महमूद ने दिया है, शमसुद्दीन महमूद ने दिया था। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से अब बलबन की जो है भूमिका गुलाम वंश में देखने को मिलेंगी। 1266 ईस्वी में दोस्तों ये दिल्ली सल्तनत अर्थात गुलाम वंश का शासक बना और इसका शासन जो है 1286 ईस्वी तक चला दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गद्दी पर इसने सबसे पहले ध्यान दीजिएगा गद्दी पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए, अपने दावे को मजबूत करने के लिए इसने सबसे पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा और ये जो चालीसा दल था, क्या दोस्तों? चालीसा दल नाम सुने ही हैं, चालीसा दल। इस चालीसा दल में 40 गुलामों का एक गुट होता था। क्लियर है? क्लियर है? 40 गुलामों का एक गुट होता था। इस चालीसा दल को इसने क्या कर दिया दोस्तों? खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? ताकि अपनी प्रतिष्ठा अपनी शक्ति को बढ़ाने, क्योंकि ये जो चालीसा दल था दोस्तों ये बहुत ही मजबूत हो चुका था। क्लियर है? क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी एक प्रकार से शक्ति पावर जनरेट हो गई थी। और यहाँ तक कि जो बलबन के पहले जो शासक हुए, क्लियर है, उनके समय में दोस्तों ये लोग ही एक प्रकार से वास्तविक सत्ता चलाते थे। क्लियर है? और वो लोग जैसे मतलब नाम मात्र के एक प्रकार से शासक थे। लेकिन बलबन ने सोचा कि अगर मैं चालीसा दल को समाप्त कर देता हूँ, अर्थात तब जाके हमारी शक्ति और हमारी जो एक प्रकार से जो सुल्तान की एक प्रकार से जो गुण है वो पूर्ण रूप से निखार देगा। क्लियर है? तो इसलिए इसने दोस्तों चालीसा दल को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों एक पॉइंट ये भी ध्यान दीजिएगा, गद्दी पर अपने दावे को इसने मजबूत करने के लिए एक घोषणा भी किया। उसने घोषणा यह किया कि मैं यानी बलबन विख्यात ईरानी शहंशाह अफरासियाज का वंशज, यानी बलबन जो है एक विख्यात ईरानी शहंशाह थे अफरासियाब, उन्हीं के वंशज से अपने आप को जोड़ा। इसने घोषणा कर दिया कि मैं उन्हीं का वंशज हूं दोस्तों। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है?
तो चालीसा दल को समाप्त किया। और चालीसा दल को गठित किसने किया, यानी इसकी स्थापना किसने किया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लिए। तो इल्तुतमिश ने इसका स्थापना किया था और बलबन ने इसको खत्म कर दिया। क्लियर है, पॉइंट समझ गए हैं। अब इसको मिटाते हैं और भी हम पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और भी दिमाग पे सेट कर लिए दोस्तों, जो बलबन थे अपने दावा, अपने कुलीन रक्त का दावा साबित करने के लिए इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, रक्त की नीति अपनाई। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग में सेट कर लीजिए कि लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाई थी, तो बलबन के द्वारा अपनाया गया था। क्लियर है, लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया दोस्तों, बलबन के द्वारा। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है दोस्तों। एक इतिहासकार थे जिनका नाम है बर्नी। क्लियर है, इतिहासकार बर्नी का एक मत है। उन्होंने बलबन के बारे में कहा था कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा, इतिहासकार बर्नी ने कहा कि बलबन हमेशा कहा करता था कि जब मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ। क्लियर है, बलबन क्या कहता था कि जब मैं किसी नीच कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उसे मारने के लिए मेरी तलवार पर चले जाते हैं। तो ये हमेशा कौन कहा करता था, बलबन कहा करता था। क्लियर है, जब किसी नीच कुल के व्यक्ति को बलबन देखता था तब। ये किसने कहा दोस्तों, ये इतिहासकार एक बर्नी थे, उन्होंने कहा है। क्लियर है, इन्होंने अपनी पुस्तक में एक प्रकार से लिखा था। कुछ इस तरीके से बलबन कहा करता था अपने शासनकाल में। क्लियर है दोस्तों, बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्लियर है, तो बलबन क्या थे दोस्तों, राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब ये राजत्व के सिद्धांत क्या है हम सब जानेंगे, बस आप लोग थोड़ा दिमाग को लगाएंगे। दोस्तों उसने राजत्व को नियाबते खुदाई, राजत्व को क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, नियाबते खुदाई। नियाबते खुदाई का मतलब दोस्तों ये होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त। क्या दोस्तों, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। क्लियर है, उसने राजत्व के सिद्धांत को नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त और राजा को जिल्ले इलाही, और राजा को क्या कहा दोस्तों, राजा को जिल्ले इलाही कहा। तो राजा को किसने क्या कहा दोस्तों, इसने जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। क्लियर है, यानी राजा पर ईश्वर की छाया होती है। इसी कारण उसने कहा राजा को कि ये जिल्ले इलाही है। क्लियर है, यानी अपने आप को ये जिल्ले इलाही कहा था, यानी राजा पर यानी हम पर ईश्वर का क्या है दोस्तों, छाया है, ऐसा ये मानता था। क्लियर है, तो उसने राजत्व को क्या कहा, नियाबते खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, और राजा को क्या कहा दोस्तों, जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा करता था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए एक बार हम पॉइंट दोहरा लेते हैं। दोस्तों बलबन का 1266 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक बना। इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया। क्लियर है, और इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन को दोस्तों उलुग खां के नाम से भी पुकारते थे। इतिहासकार बर्नी ने लिखा था कि बलबन कहा करता था कि जब मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की सिराएं क्रोध से व्याकुल होकर उसे मारने के लिए व्याकुल हो जाते थे, ऐसा बर्नी ने पुस्तक में कहा। इसने दोस्तों राजत्व के सिद्धांत के लिए नियाबते खुदाई किए यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, और राजा को जिल्ले इलाही कहा यानी ईश्वर की छाया कहा। क्लियर है, इसको मिटाते हैं और भी पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं।
दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बलबन ने मद्यपान मतलब एक प्रकार से जो नशा होती थी, एक प्रकार से तो शराब है, एक प्रकार से मान सकते हैं। बलबन ने दोस्तों मद्यपान का निषेध किया, यानी एक प्रकार से उसे बंद कराने का, और क्लियर है, मद्यपान क्लियर है का क्या किया दोस्तों, निषेध किया, क्लियर है। और ध्यान दे दोस्तों, बलबन ने फारसी नववर्ष, क्या बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत पर दोस्तों मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज को भारत में प्रारंभ किया। तो इसने दोस्तों नौरोज को प्रारंभ किया। नौरोज ये कब मनाया जाता है दोस्तों, फारसी नववर्ष की शुरुआत में मनाए जाते हैं। फारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाया जाता है। तो नौरोज त्यौहार दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फारसी क्लियर है, नव वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाला एक प्रकार से उत्सव है। तो नौरोज को भारत में दोस्तों इसने प्रारंभ किया, किसने, बलबन ने। तो प्रश्न दिमाग पे सेट हो गया कि नौरोज को किसने प्रारंभ किया था, बलबन ने प्रारंभ किया था। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों बलबन जो था सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, किसकी दोस्तों, सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसने दो प्रथाएं लागू की थी अपने शासनकाल में। तो सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए दोस्तों इसने सिजदा और पैबोस नामक दो प्रथाएं प्रारंभ की थी। कौन सी, पहला क्या था दोस्तों, सिजदा क्लियर है, और दूसरा क्या था दोस्तों, पैबोस कहीं कहीं पेबोस लिखा रहता है। तो सिजदा और पैबोस नामक दो प्रथाएं किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, बलबन के द्वारा प्रारंभ किया। क्यों किया गया, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। ये कैसी प्रथाएं थी, आइए दोस्तों इसके भी बारे में जानते हैं। दोस्तों सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल, किसने, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। क्लियर है, क्या, घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, ये इसकी प्रथम प्रथा थी। सिजदा का मतलब होता है, पैबोस का मतलब दोस्तों होता है, ध्यान दीजिएगा, पैबोस का मतलब होता है पेट के भर यानी पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। क्या, पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ये दो प्रथाएं बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ये दो प्रथाएं प्रारंभ की थी। पहला क्या था दोस्तों, सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर को झुकाना। समझ रहे हैं, फिल्म वगैरह में आप लोग देखे होंगे। पैबोस का मतलब होता है पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को क्या करना है, चूमना। ये भी आप लोग देखेंगे। तो ये दो प्रथाएं बलबन के द्वारा प्रारंभ हुई। यहाँ पर सिर्फ ये दो पॉइंट याद रखना है कि सिजदा और पैबोस नामक दो प्रथाएं किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्लियर है, ये पॉइंट बिल्कुल भी आपके दिमाग पे सेट हो गया। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया था, इस बलबन ने चालीसा दल को पूर्णतः समाप्त किया था। दिमाग पे है, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। सिजदा और पैबोस दो प्रथाएं प्रारंभ किया। भारत में नौरोज उत्सव मनाने की घोषणा किया। क्लियर है, तो इस तरीके से कई सारे निर्णय इसने लिया था। क्लियर है, और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और भी दिमाग पे लिख लिए दोस्तों, स्वयं को, ध्यान दिएगा, स्वयं को राज्य के हालातों से परिचित कर रखने के लिए दोस्तों इसने गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ की थी। क्या, गुप्तचर प्रणाली प्रारंभ की थी। तो प्रश्न पूछता है गुप्तचर प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो बलबन के द्वारा प्रारंभ किया। क्यों, क्योंकि ये स्वयं को राज्य के हालातों से परिचित कराने के लिए इसने गुप्तचर प्रणाली को प्रारंभ किया था।
तो गुप्तचरों की यानी गुप्तचरों को दोस्तों बारीद कहा जाता था, ये पॉइंट ध्यान दीजिए। तो जो गुप्तचर होते थे एक प्रकार से जो जासूसी करते थे उन्हें दोस्तों बारीद कहा जाता था। तो ये पॉइंट, ये प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि बारीद किससे संबंधित है, तो गुप्तचर से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों? आशा है कि ये पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो गया होगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग अपना माइंड करते हैं। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के एक प्रकार से खतरा बने मंगोल को नाम सुने हैं जो बहुत ही खतरनाक थे। तो दोस्तों मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना संगठित किया था। शक्तिशाली केंद्रीकृत सेना का संगठन भी किया था मंगोलों से निपटने के लिए। क्लियर है? इस परियोजना से उसने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया था। तो दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किस लिए किया था? मंगोलों से सुरक्षा के लिए या मंगोलों से युद्ध करने के लिए। क्लियर है? इतना समझ में आ गया है। और दोस्तों विरोधियों, जो विरोधी होते थे, जो लुटेरे होते थे, उनसे निपटने के लिए बलबन ने दोस्तों रक्त और लौह की नीति अपनाई। हमने पहले से बताया रक्त और लौह की नीति अपनाया था। किससे? विरोधियों और ध्यान दीजिएगा जो लुटेरे होते हैं उनसे निपटने के लिए। कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाए थे। इसके अंतर्गत दोस्तों लुटेरे को दूर तक पीछा किया जाता था और पीछा करके उसकी क्या कर दिया जाता था? हत्या कर देते थे। तो लौह एवं रक्त जो नीति अपनाई गई, तो क्या समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया। क्यों बनाई गई थी? जो विरोधी थे और जो लुटेरे थे, ध्यान दें, जो विरोधी थे और जो लुटेरे थे दोस्तों, उनसे निपटने के लिए बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति को बनाई थी। क्लियर है? और दोस्तों इसके अंतर्गत जो लुटेरे होते थे उन्हें दूर तक पीछा करके उनकी हत्या कर दिया जाता था। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया। क्लियर है? बलबन ने दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर, क्या बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर, क्या गढ़मुक्तेश्वर लिख देते हैं, तो कौन सी? गढ़ मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर, मस्जिद की दीवारों पर। क्लियर है? ये पॉइंट समझें। तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को क्या लिखा दोस्तों? स्वयं को खलीफा, खलीफा क्या है दोस्तों? मुस्लिम धर्म के एक प्रकार से धर्म गुरु होते थे। क्लियर है? तो खलीफा का सहायक कहा है। क्लियर है? तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर बलबन ने स्वयं को खलीफा का क्या कहा है? सहायक कहा है। क्लियर है? तो मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु होते हैं, उन्हीं को कहते हैं दोस्तों खलीफा। क्लियर है? खलीफा सबसे बड़ा पद होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट समझ में आ गया है दोस्तों। हर एक पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो दोस्तों अब 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु के बाद दोस्तों बलबन का एक पुत्र था जिसका नाम था बुगरा खां। क्या नाम था दोस्तों? बुगरा खां। तो लिख देते हैं बलबन के पुत्र का क्या नाम था? बुगरा खां। क्लियर है? बुगरा खां का ध्यान दीजिए दोस्तों पुत्र था। बुगरा खां का पुत्र था जिसका नाम था कैकुबाद। क्या था? कैकुबाद। कैकुबाद दोस्तों 1287 ईस्वी में ये गुलाम वंश की गद्दी पे बैठा और ये बलबन का क्या था दोस्तों? पोता था। यानी एक प्रकार से कैकुबाद जो था, क्लियर है, कैकुबाद ध्यान दीजिएगा बलबन का पोता था और बलबन का यानी कैकुबाद के दादा कौन थे दोस्तों? बलबन थे। क्लियर है? तो बलबन का पोता कौन था दोस्तों? कैकुबाद था।
जो कि 1287 ईस्वी में यह गुलाम वंश का एक प्रकार से सुल्तान घोषित हुआ। राजारोहण के समय दोस्तों कैकुबाद की जो अवस्था थी मात्र 17 वर्ष थी। कितना था दोस्तों? मात्र 17 वर्ष का कैकुबाद का एक प्रकार से अवस्था थी। लेकिन दोस्तों ये अयोग्य शासक था। क्या है दोस्तों? अयोग्य शासक था। कैकुबाद का जो पिता था जिसका नाम बुगरा खां था, बलबन के समय से ही दोस्तों बंगाल की सूबेदारी करते थे। लेकिन दोस्तों ये सब अयोग्य थे। अयोग्यता के चलते दोस्तों इनका शासन जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 1287 से 1290 क्लियर है तक ये शासन कर पाए, लगभग 3 वर्ष क्लियर है। तो इसने शासन किया। उसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक जिनका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो प्रश्न पूछता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? तो गुलाम वंश का दोस्तों अंतिम शासक हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्लियर है? तो आइए हम शमसुद्दीन क्यूमर्स के बारे में समझते हैं। इनका जो शासन था दोस्तों वो था 1290 ईस्वी, यानी 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के शासक बने। दोस्तों तुर्की अमीर जो थे या तुर्की अमीरों ने कैकुबाद के जो एक नाबालिग बेटे थे जिनका नाम था शमसुद्दीन कैमूर्स, यानी कैकुबाद के दोस्तों क्या थे? नाबालिग बेटे थे, नाबालिग पुत्र था जिनका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स। उसको दोस्तों अमीरों ने गद्दी पर बैठाया। जलालुद्दीन ध्यान दीजिए उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। तो शमसुद्दीन का संरक्षक कौन था दोस्तों? ये पॉइंट दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। कौन थे? जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन ध्यान दीजिएगा उसके संरक्षक के रूप में नियुक्त किए। ये एक नाबालिग था। अब इसके साम्राज्य के पीछे बहुत सारे दावेदार लग गए थे कि क्यूमर्स को सामने से हटाया जाए और राज पर अधिकार किया जाए। क्लियर है? 3 माह बाद दोस्तों क्यूमर्स को एक प्रकार से बंदी बना लिया गया। कौन बंदी बनाया दोस्तों? जलालुद्दीन ने बंदी बनाया, जो इसका एक प्रकार से रक्षक था। इसने मौके का फायदा उठाया और शमसुद्दीन क्यूमर्स जो कि नाबालिग अवस्था में था इसे दोस्तों बंदी बना लिया। क्लियर है? बंदी बनाकर इसे दोस्तों कहाँ? कारागार में डाल दिया गया। क्लियर है? लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कारागार में डालने के बाद इसकी दोस्तों हत्या कर दिया गया। तो बंदी बनाकर शमसुद्दीन ने इसकी क्या कर दिया? हत्या कर दिया। और हत्या करके दोस्तों इसने भारत में जो गुलाम वंश की नींव थी उसको उखाड़ दिया और भारत में एक नए राजवंश अर्थात खिलजी वंश की स्थापना किया जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। इसका जो शासन था 1290 से 1320 ईस्वी तक चला खिलजी वंश। इसमें कई शासक हुए और खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ये कौन था दोस्तों? ये था गुलाम वंश के अंतिम शासक जो शमसुद्दीन क्यूमर्स थे उसके संरक्षक थे, जिन्होंने मौके का फायदा उठाया और शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर दिया। क्लियर है? इस तरीके से दोस्तों इल्बरी तुर्कों का शासन समाप्त हुआ और खिलजी वंश की सत्ता भारत में स्थापित हो गई। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था और कई सारी परीक्षाओं में गुलाम वंश से प्रश्न देखने को मिल जाता है। दोस्तों यदि आप लोग शुरुआत से प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे, प्रश्न मतलब प्रकार से पॉइंट को समझे होंगे, तो आपके लिए हर एक प्रश्न का आंसर देना आसान होगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं क्वेश्चन के साथ और प्रश्न का आंसर जरूर से जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए दोस्तों अपना अपना क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों है तुर्कान ए चहलगानी, जिसे दोस्तों चालीसा दल कहते हैं, का गठन किसने किया और खत्म किसके द्वारा किया गया? यानी इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया और इसका अंत किसके द्वारा किया गया, दोनों का नाम लिखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? प्रश्न समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 4 है लौह
एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। पांचवा है इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था। और लास्ट में है गुलाम वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था। तो इन 6 प्रश्नों का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आया है, और दोस्तों यदि बढ़िया से समझ में आया होगा तो इन 6 प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आसानी से देंगे। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं हम खिलजी वंश के साथ। दोस्तों आज का लेक्चर कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।